तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। समतल ध्रुवित प्रकाश, है ना, जिसमें प्रकाश के दोलन या प्रकाश का जो कंपन था वो केवल एक ही तल पर होता है, और इसके आधार पे ये बताना कि कौन सा पदार्थ दक्षिणावर्ती होगा और कौन सा वामावर्ती। ठीक है। तो मेरा अंदाजा है कि थोड़ा बहुत जानकारी तो ये हो गई होगी कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो अब हम इसी टॉपिक को सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता ऐसी समावयवता है जिसमें कुछ अणु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, दाईं या बाईं ओर घुमाने में सक्षम होते हैं। ये समावयवता प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के यौगिक ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर पाते हैं। तो अब अगर हम इसको थोड़ा और समझें तो अब हमको यहां जानना है प्रकाश सक्रिय यौगिक किसे कहेंगे। प्रकाश सक्रिय ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में दाईं या बाईं ओर घुमाने में सक्षम होते हैं, वो कहलाते हैं प्रकाश सक्रिय। अब प्रकाश सक्रिय अणु को पहचानेंगे कैसे? तो आपने पढ़ा है किरैलता। तो सबसे जरूरी चीज है कि अणु में क्या होना चाहिए? अणु में सममिति का अभाव होना चाहिए। किसी भी तरह की सममिति न हो तो अच्छा है। दूसरा, अणु किरैल होना चाहिए, किरैलता। तो ऐसे अणु जिनमें किरैलता पाई जाती है और जिनमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती, वे अणु प्रकाश सक्रिय होते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रकाश समावयवी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे अणु जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, दक्षिणावर्ती या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या प्लस से दर्शाया जाता है इनको। जबकि ऐसे अणु जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा यानी बाईं ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में सक्षम होते हैं, उनको वामावर्ती, लीवो रोटेटरी या स्मॉल एल और माइनस से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ है लेकिन वो हम आगे देखेंगे। ये दो मूल प्रकार हुए। अब ये तो हुआ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद कि आपने ट्यूब में लिया, प्रैक्टिकल किया, पता चला दाईं ओर घुमा रहा है या बाईं ओर। पेपर पे आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? पेपर पे इसी चीज को दर्शाने के लिए हम यहां इस्तेमाल करेंगे सिड्विक का तरीका, या हम ये कहें कि सिंपल प्लस स्टाइल में अणु को दर्शाना। ठीक है ना। तो यहां सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, एक स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु। कल मैंने आपको स्टीरियोजेनिक केंद्र बताया था। ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग समूहों से घिरा होता है, वो केंद्रीय कार्बन की तरह व्यवहार करता है और उसी को स्टीरियोजेनिक केंद्र कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लैक्टिक अम्ल। हमारा जो उदाहरण है वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है
आप देखिए इसमें कार्बन 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा है और सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा है। ये हमारा है स्टीरियोजेनिक केंद्र। हम इसका ये बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब। ये हमारा दो अणु हो गए जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब है। अब इस बात को समझेंगे कि पहले अणु में आपको कैसे पता लगाना है कि ये प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर। बड़े आकार का समूह, चार में से जो समूह सबसे बड़े आकार का है उसको छोड़ दीजिए। तो COOH दोनों में क्या है, सबसे बड़े आकार का है, इसको छोड़ देते हैं। अब जुड़े हुए तीन समूह देखिए, इन तीन समूहों के पहले परमाणु यानी कि जो परमाणु सीधे कार्बन से बंध बना रहा है उसका परमाणु भार लेते हैं। तो हाइड्रोजन अकेला है, इसका परमाणु भार होता है 1। CH3 में कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। OH में ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इसका परमाणु भार होता है 16। ठीक बात है। बड़े आकार के समूह को छोड़कर जुड़े हुए तीन समूहों के प्रथम परमाणु यानी कि वो परमाणु जो कार्बन से सीधा बंध बना रहे हैं उनके परमाणु भार को लिख लेंगे हम उनके साइड में, और सबसे हल्के परमाणु से भारी परमाणु की ओर एक तीर का निशान बनाएंगे मुड़े हुए। ये मुड़े हुए तीर का निशान आपके घूर्णन की दिशा को दर्शाता है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का है, मेथिल में कार्बन उससे भारी है और ऑक्सीजन उससे भारी है, तो तीर का निशान दाईं ओर घूमता हुआ है, इसलिए ये डी या प्लस लैक्टिक अम्ल कहलाएगा। स्वाभाविक है दूसरे अणु में ये घूर्णन की दिशा विपरीत होगी, यानी ये कहलाएगा L या माइनस लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो घूर्णन पहचानना क्लियर है। मैं एक और अणु आपके लिए लेता हूं उदाहरण के लिए ताकि बातें ज्यादा क्लियर हो। हम बात करेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड की। ये एक इंपॉर्टेंट यौगिक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड का सूत्र है CHO। अब देखिए इसको दर्शाते कैसे हैं। केंद्रीय कार्बन को प्लस का बीच पॉइंट मान लीजिए, वहां कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है। ये OH है, ये H है, ये हो गया हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड। आप चाहे तो C दर्शा सकते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे तो इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमने दर्पण प्रतिबिंब का अणु भी बना लिया। अच्छा, इस बात को बार बार मैं बता रहा हूं कि हमने दर्पण बनाया जरूर है, पर ये एक अलग अणु है, ये एक अलग अणु है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा समूह नीचे वाला है, उसको छोड़ देंगे, यानी हम जनरली सबसे बड़े समूह को नीचे ही रखते हैं। अब बच गए तीन समूह में, पहला है हाइड्रोजन, परमाणु भार 1। दूसरा है CHO यानी कार्बन से बंध बना रहा है, कार्बन का परमाणु भार 12। तीसरा समूह OH है, इसमें ऑक्सीजन से बंध बना रहा है, इसलिए परमाणु भार 16। तीर का निशान बनाइए, दाईं ओर घूमता हुआ तीर है, इसलिए D या प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड होगा। दूसरा L या माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड होगा। अब इस बात को समझते हैं हम कि यहां जो दो अणु दिए गए हैं, डी ग्लिसरैल्डिहाइड और एल ग्लिसरैल्डिहाइड, या डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल, ये दोनों ही दो अलग अलग अणु हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। तो ये है आपका प्रतिबिंब रूप।
प्रतिबिंब रूप का मतलब होता है ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये कहलाते हैं प्रतिबिंब रूप। अब अगर हम 50%, अच्छा दोनों में क्या खासियत होती है? दोनों की खासियत ये होती है कि अगर डी वाला समतल ध्रुवित प्रकाश को 15 डिग्री दाईं ओर घुमाएगा तो एल वाला 15 डिग्री ही बाईं ओर घुमाएगा, यानी कि दोनों में घूर्णन की मात्रा एकदम क्या होती है? बराबर होती है, दिशा विपरीत हो जाती है। तो इसलिए अगर हम 50% बी प्रतिबिंब रूप को 50% एल प्रतिबिंब रूप के साथ मिला दें और विलयन बनाएं और उस विलयन का परीक्षण करें तो हमको घूर्णन मिलेगा कितना? 0 मिलेगा, क्योंकि 15 डिग्री दाईं ओर घूमेगा, 15 डिग्री वापस बाईं ओर हो जाएगा, 15 डिग्री बाईं ओर घूमा तो 15 डिग्री वापस दाईं ओर। रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस मिश्रण को हम नाम देते हैं, ये मिश्रण जो है ये कहलाएगा रेसमिक मिश्रण। तो रेसमिक मिश्रण क्या है? रेसमिक मिश्रण दो प्रतिबिंब समावयवियों या दो ऐसे प्रकाश समावयवी जो आपस में प्रतिबिंब रूप हैं का 50-50% का मिश्रण होता है, जिसका रिजल्टेंट घूर्णन या परिणामी घूर्णन शून्य होता है। उसको हम कहेंगे रेसिमिक मिश्रण। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है दो स्टीरियोजेनिक केंद्र वाला अणु। दो स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, इसमें हमारे पास टार्टरिक अम्ल है। इसका उदाहरण हम लेंगे टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल में अगर हम देखें तो सूत्र होता है COOH, COOH, OH, H, OH, H। ये हमारा टार्टरिक अम्ल है। हम इसका प्रतिबिंब रूप बना लेते हैं भाई पहले तो। H और OH की दिशा बदल जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें दो केंद्र हैं, पहला केंद्र स्टार मार्क कर रहा हूं, दूसरा केंद्र, इसमें भी पहला केंद्र और दूसरा केंद्र। अब इसमें भी घूर्णन का पता लगाने का तरीका इसी के जैसा है। हम पहले केंद्र को पहले लेंगे। पहले केंद्र से चार कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं? छोटे समूह में एक तरफ हाइड्रोजन है, एक COOH है, एक OH है, और इसे इधर एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बड़ा ग्रुप। इस बड़े ग्रुप को छोड़ देंगे हम। इस बड़े ग्रुप को छोड़ने के बाद बचे तीन में परमाणु भार देखेंगे। पहले परमाणु का H1, कार्बन जुड़ा है 12, ऑक्सीजन जुड़ा है 16। घूर्णन की दिशा ऐसे हुई। तो पहले कार्बन ने प्रकाश को बाईं ओर घुमाया है। दूसरे कार्बन पे आ जाओ, यहां भी चार समूह हैं, H, COOH, OH और ऊपर का बड़ा वाला। ऊपर के बड़े को छोड़ दीजिए, 1, 12, 16। ये नीचे ऐसे एरो बनाएंगे। तो आप नोटिस करें कि ओवरऑल यहां पर ऊपर वाला ऐसे और नीचे वाला ऐसे, यानी पूरा एक चक्कर ऐसे घूम रहा है। ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, इसलिए ये L या माइनस टार्टरिक अम्ल होगा। यहां पर घूर्णन जस्ट अपोजिट होगा, ये दाईं ओर और ये भी नीचे से ऐसे आएगा। तो पूरा एक चक्कर ऐसे हो रहा है। तो ये है आपका D या प्लस टार्टरिक अम्ल। अब ये दोनों प्रतिबिंब रूप हैं।
इसमें एक और संभावना है जो कि इसमें नहीं है। दो केंद्र वालों में एक और समावयवी संभव है, जबकि एक केंद्र वाले में सिर्फ दो समावयवी हो सकते हैं। कौन सा एक और रूप संभव है इसका? देखिए, COOH, COOH, OH, OH, H, H। इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, वो किसी अर्थ का नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब यहां पहले कार्बन पे देखिए, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, घूर्णन की दिशा ये हुई। दूसरे में हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, घूर्णन की दिशा ठीक विपरीत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम इन दो कार्बन के बीच से एक काल्पनिक तल बनाएं तो आप देखिए यहां सममिति है। दोनों ही हिस्से अगर वहां से बीच से काट दिए जाएं तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिखाई देते हैं, एकदम बराबर है। और इसमें से आधा हिस्सा प्रकाश को दाईं ओर और आधा हिस्सा प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। तो यहां पर जो परिणामी घूर्णन होगा, यहां घूर्णन हो जाएगा 0। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये मिश्रण नहीं है। ये क्या है? ये अपने आप में एक अणु है जिसका आधा हिस्सा प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है और आधा हिस्सा प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा है। तो ऐसा प्रकाश सक्रिय अणु जिसमें अणु का आधा हिस्सा प्रकाश को दाईं ओर और आधा प्रकाश को बाईं ओर समान मात्रा में घुमाते हो, जिससे कि घूर्णन का मान 0 हो जाए, इसको हम मीसो रूप के नाम से जानते हैं। मीसो रूप, बीच का रूप, ठीक है ना? न तो पूरी तरह से डी है और न ही पूरी तरह से एल है, आधा डी है और आधा एल है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो प्रकाशिक समावयवता जब आपसे पूछी जाए तो आपको ये बताना है मेनली, ठीक है? अब आते हैं हम इसी में विवरिम समावयवी एक और होता है, डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर किसको कहेंगे? डाइस्टीरियोमर ऐसे प्रकाशिक समावयवी होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। जैसे डी और एल दर्पण प्रतिबिंब है तो इनको प्रतिबिंब रूप कहेंगे, लेकिन डी और मीसो रूप, एल और मीसो रूप, ये समावयवी तो हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इनको हम विविरिम समावयवी या डाइस्टीरियोमर कहेंगे। विविरिम या डायस्टीरियोमर, ठीक है? डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो डाइस्टीरियोमर किसको कहेंगे? फिर से बता दूं, ऐसे प्रकाशिक समावयवी, याद रखना समावयवी है। ये भी टार्टरिक अम्ल है, ये भी टार्टरिक अम्ल है, लेकिन ये और ये यानी कि डी और मीसोरूप, एल और मीसोरूप समावयवी तो हैं लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये कहलाएंगे विविरिम रूप। अब विविरिम रूप जो है इसको हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो एक उदाहरण सिंपल लेते हैं। या इसी का एक और रूप ले लें, दर्पण रूप, जस्ट अपोजिट। आप सभी लोग थोड़ा समय का ध्यान रखा करेंगे, है ना? आधी क्लास में एंटर होना, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये दोनों ही रूप
में से किसी को भी एक मान सकते हैं आप। अब इनमें दोनों ही रूपों में देखिए, एक जैसे ग्रुप एक तरफ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, ब्रोमीन ब्रोमीन एक तरफ है। इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, ब्रोमीन ब्रोमीन एक तरफ है। तो ऐसे विवरण समावयवी जिनमें कम से कम दो या दो से अधिक स्टीरियोजेनिक केंद्र हो, और यदि इनमें दोनों स्टीरियोजेनिक केंद्र से जुड़े दो एक जैसे समूह एक ही तल में हो, तो इसको हम एरिथ्रो समावयवी कहेंगे, एरिथ्रो। ठीक, एरिथ्रो। एरिथ्रो किसको कहेंगे? जब दो स्टीरियोजेनिक केंद्र से जुड़े हुए एक समान समूह एक ही दिशा में हो, तो ये कहलाएंगे एरिथ्रो, एक ही दिशा या एक ही तल में। जबकि अगर इसमें से हम कोई भी एक या दोनों बना सकते हैं, बी आर एच एच बी आर। अब इसमें आप देखो कि ये जो दो स्टीरियोजेनिक केंद्र है हमारा, इसमें ब्रोमीन एक में दाईं ओर है, दूसरे में बाईं ओर है। हाइड्रोजन एक में दाईं ओर है, दूसरे में बाईं ओर है। तो एक जैसे समूह विपरीत दिशाओं में है, विपरीत तलों में है, तो ये कहलाता है हमारा थ्रियो रूप। ये है हमारा थ्रियो रूप। ठीक है, हायर स्टडीज में भी इसको पढ़ाया जाता है, हम इतना ही बताते हैं मेनली। तो पहली बात तो ये कि ऐसे समावयवी या ऐसे प्रकाश सक्रिय अणु जिनमें कम से कम दो या दो से अधिक स्टीरियोजेनिक केंद्र हों, और दोनों स्टीरियोजेनिक केंद्रों से जुड़े हुए एक समान समूह, दोनों स्टीरियोजेनिक केंद्र से जुड़े एक समान समूह अगर एक ही तल पर हैं तो एरिथ्रो रूप है, और अगर विपरीत तल पर हैं तो थ्रियो रूप है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें आपको और क्या जानना है? अब आपको जानना है कि घूर्णन को जब प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो इस घूर्णन की मात्रा को, या ध्रुवण घूर्णकता बोलते हैं इसको मापने के लिए हम किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है विशिष्ट घूर्णन। विशिष्ट घूर्णन का मतलब क्या होता है? इस बात को अब थ्योरी पे छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल पे आइए। अगर मान लीजिए आपकी ट्यूब इतनी लंबी है और आपने एक विलयन इसमें भरा हुआ है, तो प्रकाश इसमें इस बिंदु से इस बिंदु तक अंदर रहेगा, फिर बाहर निकलेगा। जबकि अगर मैं दूसरी ट्यूब ले लूं, लंबी वाली ट्यूब, तो प्रकाश इस बिंदु से इस बिंदु तक इतनी दूरी तक रहेगा। अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या घूर्णन समान मिलेगा हमको? क्या उसी प्रकाश को इस ट्यूब से गुजारने पर जितना डिग्री घूर्णन मिलेगा, इस ट्यूब में भी उतना ही मिलेगा? नहीं। स्वाभाविक तौर पे विलयन का हर हिस्सा प्रकाश को क्या कर रहा है? घुमा रहा है। ठीक है ना भाई? जैसे पहले अणु के पास आया तो पहले अणु के लिए तो प्रकाश 0 पे है, उसको उसने 15 डिग्री घुमा दिया। दूसरे अणु के पास गया, दूसरे अणु के लिए उसका 15 डिग्री थोड़े है, वो तो 0 है, दूसरे ने भी घुमाया। तो सीधी सी बात है, ट्यूब जितनी ज्यादा लंबी होगी, प्रकाश विलयन के संपर्क में उतने ज्यादा देर तक रहेगा, और प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश विलयन में जितनी अधिक देरी तक उपस्थित रहेगा, उसमें घूर्णन उतना ज्यादा होगा। पहली बात तो ये कि अगर ट्यूब की लंबाई बढ़ जाए तो घूर्णन में भी परिवर्तन आएगा। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है,
हम ट्यूब बराबर लंबाई की लेते हैं। ट्यूब हमारी क्या है, बराबर लंबाई की है, लेकिन एक में हमने 1 ग्राम पदार्थ को घोला है और दूसरे में 5 ग्राम पदार्थ को घोला है विलयन में। तो ये बताओ ज्यादा अणु कहाँ मिलेंगे उसको, 1 ग्राम वाले विलयन में कि 5 ग्राम वाले विलयन में? 5 ग्राम वाले में, सीधी बात है। तो प्रकाश ज्यादा अणुओं से कहां टकराएगा, 5 ग्राम वाले में। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश ज्यादा अणुओं के संपर्क में आएगा तो उसमें घूर्णन भी ज्यादा होगा, हर अणु घुमाएगा उसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन ट्यूब की लंबाई और विलयन की सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसलिए विशिष्ट घूर्णन निकालना आवश्यक है ताकि हम एक निश्चित घूर्णन निकाल सकें। तो इकाई सांद्रता वाले विलयन को जब हम इकाई लंबाई के, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है ना। कौन है बेटा ये, चलिए मैं कर देता हूं बंद। अभी भी कुछ लोगों का चालू है माइक, उसको बंद कर दे भाई, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, एक, ठीक है, अभी आ रही। तो विशिष्ट घूर्णन क्या है, विशिष्ट घूर्णन या ध्रुवण घूर्णांक जो है वो इकाई सांद्रता वाले विलयन को जब हम इकाई लंबाई के ट्यूब में रखते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश का जितना घूर्णन होता है वो कहलाता है विशिष्ट घूर्णन। ठीक है, तो विशिष्ट घूर्णन का मतलब हुआ, इसको हम दर्शाते हैं ब्रैकेट में अल्फा से। ब्रैकेट में अल्फा बराबर कुल घूर्णन की मात्रा, कुल घूर्णन कितना है अल्फा, बटा सांद्रता गुणित ट्यूब की दूरी, सांद्रता गुणित ट्यूब की लंबाई। ये अल्फा है कुल घूर्णन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे विशिष्ट घूर्णन बराबर अल्फा अपॉन सी इंटू एल। एल मतलब ट्यूब की लंबाई के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा विशिष्ट घूर्णन आ जाएगा। अब विशिष्ट घूर्णन को एक और थोड़ा सा विशेष तरीके से दर्शाते हैं हम, कि विशिष्ट घूर्णन में हम यहां उसके तरंग दैर्घ्य, यानी जिस तरंग को हम दे रहे हैं, जिस विकिरण को हम दे रहे हैं उसका तरंग दैर्घ्य भी दर्शा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई आपकी। प्रकाशिक समावयवता में हमारे लिए इतनी चीजें थी पढ़ने के लिए। अब होता यह है कि प्रकाशिक समावयवता को पहचाना कैसे गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग अपना चेक कर लें, सभी इंडिविजुअल लोग। आपका माइक ऑन है, किसी का वो डिस्टर्ब हो रहा है, स्क्रीन टच कीजिए, माइक वाले निशान को कट कीजिए, सभी करें। सभी करें बेटा, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, माइक को आपको केवल साइलेंट करना है, जब मैं बोलूं आपको तो आप ऑन करके बात कर सकते हैं, अभी मत कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें कि जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी अंतर देखने को मिलता है, और इसी आधार पे इनको एक दूसरे से अलग भी किया जा सकता है। कैसे अलग कर सकते हैं? सबसे पहले यांत्रिक पृथक्करण। यांत्रिक पृथक्करण का मतलब होता है कि डी और एल
कई बार आपको देखने को मिलेगा कि डी वाले घूर्णन वाले पदार्थ के क्रिस्टलों का आकार अलग तरीके का है, एल से बने क्रिस्टलों का क्रिस्टल अलग तरह के हैं। तो आप आसानी से क्रिस्टल की आकृति के आधार पे माइक्रोस्कोप से उनको बिन बिन के एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ऐसा ही 1848 में पाश्चर ने किया था, और पाश्चर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के दो भागों में विभाजित किया था। उन्होंने कहा कि डी वाले के क्रिस्टल अलग दिखाई देते हैं और एल वाले के क्रिस्टल अलग। दूसरा है, अगर आप ये क्रिस्टलीय रूप में नहीं है या क्रिस्टल्स एक जैसे हैं और इनको यांत्रिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता, तब जैव रासायनिक विधि है। पाश्चर ने ही इस विधि को आगे बढ़ाया था, और पाश्चर ने ये देखा कि 1858 में कुछ सूक्ष्म जीवी ऐसे हैं जो तो पाश्चर ने इसको देखा कि कुछ सूक्ष्म जीवी जैसे फफूंद, यीस्ट ऐसे हैं जो एक तरह के समावयवी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक तरह के समावयवी को समझ लो खा जाते हैं और दूसरे तरह के समावयवी को नहीं खाते। तो इस तरीके से भी क्या होता है, अगर आपके पास डीएल का मिश्रण है और एक हमारा फफूंद है जो क्या करता है, डी वाले को खा जाता है, तो केवल क्या बच जाएगा, एल वाला। लेकिन इस पृथक्करण का एक नुकसान यह है कि आपको डी वाला प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है रासायनिक विधि या लवण बनाने की विधि, और इसके बाद स्तंभ वर्णलेख की। यानी कि फिजिकल कुछ मेथड और भी हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं। ये जो रासायनिक विधि या लवण बनाने की विधि है, ये आपके हायर लेवल एमएससी में पृथक्करण के रूप में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन किया गया होगा तो मैं इसको अलग से डील करूंगा, अदरवाइज इसको डील नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है विन्यास का प्रतिलोमन, आखिरी पॉइंट विन्यास। खैर विन्यास अलग चीज है, तो उसको विन्यास में ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रकाशिक समावयवता में हमने कुल मिला के क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, हमने ये पढ़ा कि ध्रुवण घूर्णकता किसको कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने वाले पदार्थ या प्रकाश सक्रिय पदार्थ क्या क्या है। प्रकाश सक्रिय पदार्थों में हमने पढ़ा डी प्रकार, एल प्रकार यानी दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। साथ में हमने इनके मिश्रण को पढ़ा, मिश्रण को कहा गया रेसिमिक मिश्रण। और एक तीसरा रूप भी सामने आया जो प्रकाश सक्रिय तो है, लेकिन जिस अणु का आधा हिस्सा प्रकाश को दाईं ओर और आधा बाईं ओर घुमा रहा है, जिसको हमने मीसो रूप कहा। ये खत्म हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है अगली चीज, जिसको हम नाम देंगे ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता सामान्यतः कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी ऑक्सिम, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सिम। तो एल्कीन या ऑक्सिम द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि ज्यामितीय समावयवता एल्कीन और ऑक्सिम ही दर्शाते हैं। ध्यान से समझेंगे, हम केवल एल्कीन की बात करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अपने अक्ष पर घूम सकता है, अपने अक्ष पर घूम सकता है, इसलिए इससे जुड़े समूह लगातार अपनी जगह क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। जैसे अगर मान लो एक ऊपर गेंद है और एक रॉड जो जिसमें ये फ्री घूम सकता है, इससे नीचे भी एक गेंद है। अब इस गेंद में हमने 3 डंडियां बांध दी हैं। अगर मैं नीचे ऊपर वाली डंडी को, ऊपर वाले गोले को घुमाऊं तो आराम से बिना बंधन तोड़े ये क्या हो सकता है, घूम सकता है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कार्बन का अपने बंध अक्ष पे घूमना संभव नहीं होता। यानी जो समूह जिस दिशा में जुड़ गया वो उस दिशा में जुड़ा ही रहेगा।
तो जैसे मान लो ए बाईं ओर और बी दाईं ओर जुड़ा है, इसमें भी ए बाईं ओर और बी दाईं ओर, तो ये दिशा कभी नहीं बदलेगी क्योंकि ये घूम नहीं सकता। तो ज्यामितीय समावयवता एल्कीन और ऑक्सिन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु या द्विबंध से जुड़े परमाणु अपने बंध अक्ष के परितः मुक्त घूर्णन नहीं कर सकते, जिससे इनसे जुड़े समूहों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति निश्चित हो जाती है, जो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब इसका मतलब यहां हम दो संभावनाएं लगा सकते हैं। पहला, द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु के पास जुड़े हुए जो समूह हैं वो एक दिशा में हो या विपरीत दिशा में। तो ज्यामितीय समावयवता को अब मैं थोड़ा सा और विस्तार में चल रहा हूं। ज्यामितीय समावयवता का पहला प्रकार है सिस ट्रांस समावयवता। सिस ट्रांस समावयवता ये एल्कीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है और केवल तभी प्रदर्शित की जाती है जब द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर कम से कम एक समूह एक जैसा हो। यानी पहले वाले कार्बन पे दो समूह जुड़ सकते हैं, दूसरे पे दो समूह जुड़ सकते हैं, दोनों समूह ऊपर वाले के और दोनों समूह नीचे वाले के एक जैसे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम एक समूह ऊपर वाले कार्बन का और एक समूह नीचे वाले कार्बन का एक जैसा होना ही चाहिए, तभी हम क्या बता पाएंगे, सिस ट्रांस। अगर सब अलग अलग हैं तो हम सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे। मैं उदाहरण देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। पहला हम लेते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो C डबल बॉन्ड C H H Cl Cl। आप देखें कि इस अणु में दोनों क्लोरीन के परमाणु यानी दोनों कार्बन से जुड़े एक जैसे परमाणु, हाइड्रोजन भी दोनों में एक जैसा है, क्लोरीन भी दोनों में एक जैसा है, यानी दोनों कार्बन के दोनों समूह एक जैसे हैं और एक जैसे समूह एक ही दिशा में है, एक ही तल में है, तो इसको हम कहेंगे सिस रूप। वहीं अगर ऐसा हो कि एक का पहले वाले का क्लोरीन बाईं ओर, दूसरे का दाईं ओर, पहले वाले का हाइड्रोजन दाईं ओर, दूसरे का बाईं ओर, ऐसे हो, यह भी एक संभावना है। यहां है तो दोनों में समूह एक जैसे ही, पहले वाले में भी एक कार्बन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, दूसरे वाले में भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, लेकिन एक जैसे समूहों की दिशा क्या है, अलग अलग है। एक जैसे समूह अलग अलग तल में जुड़े हैं, पहले कार्बन का क्लोरीन बाईं ओर, दूसरे का दाईं ओर है, तो यह कहलाएगा ट्रांस रूप। तो सिस और ट्रांस का पहला उदाहरण, जबकि दोनों कार्बन के दोनों समूह एक जैसे हैं। दूसरा, अगर मैं कहूं कि 1-क्लोरोप्रोपीन अब आप देखें कि या ऐसा करते हैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन ले लेते हैं, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, ये लो।
अब आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, कार्बन नंबर 2 पे एक मेथिल समूह और एक क्लोरीन है। यानी दोनों कार्बन के दोनों समूह एक जैसे नहीं है, सिर्फ एक समूह एक जैसा है, क्लोरीन क्लोरीन। पहले वाले में भी एक परमाणु है ऐसा जो दूसरे वाले में भी है। तो ये कहलाएगा कि कम से कम एक समूह कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों क्लोरीन विपरीत दिशा में है, एक में दाईं ओर और एक में बाईं ओर, तो ये कहलाएगा ट्रांस ध्रुव। और अगर यही क्लोरीन एक दिशा में आ जाए तो ये कहलाएगा सिस ध्रुव। तो सिस और ट्रांस समावयवता तभी पहचानी जा सकती है, सिर्फ तभी पहचानी जा सकती है जब द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर कम से कम एक एक समूह एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों समूह एक जैसे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर दोनों समूह एक जैसे नहीं है तो कम से कम एक समूह का एक जैसा होना अनिवार्य शर्त है। अगर एक समूह, दोनों में एक एक समूह एक जैसा नहीं होगा तो आप सिस ट्रांस नहीं पहचान पाएंगे। क्लियर है? तो आज हमने ज्यामितीय समावयवता